आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमती इंतजाम संभालने और अमरीका और इत्तेहादियों के मुकम्मल इनखला के बाद खित्ते में अफगानिस्तान को पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क बनाने की कोशिशें जोर पकड़ रही। इसी तनाजुर में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक में चीन, रूस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वस्त एशियाई ममालिक समेत 8 ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। तंजीम की 20वीं सालगिरह और इजलास में अहम तरीन जो मौजू था वो अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद खित्ते की मजमूई सूरत हाल और आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दामात पर गौर व खौज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस इजलास से खिताब किया और खित्ते की सलामती और अमन पर जोर दिया। आज इसी इजलास पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मानव सचदेवा जी हैं, यूक्रेन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि साबिक सीनियर यूएन ऑफिशियल है अफगानिस्तान के लिए। मानव सचदेवा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। प्रोफेसर अखलाक आहन साहब हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। कैप्टन अनिल गौर जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और सुहेल काजमी साहब सीनियर सहाफी हैं, जम्मू से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मानव सचदेवा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में। आज जो एससीओ का इजलास हुआ, शंघाई ताउन जो इजलास हुआ, इसमें हमने देखा कि जितने मेंबर कंट्रीज हैं सबने अफगानिस्तान पर फोकस किया कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं ये रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ऐसा है कि पहले तो आप देखें कि एससीओ का जो इजाद हुआ वो जून 2001 में, और मतलब उसकी जस्ट सितंबर 11 से 3 माह पहले, और उसका जो मेन फोकस रहा है, जो हदफ बना था इस ग्रुप का, वो यही था कि हम किस तरह जैसे रीजनल स्टेबिलिटी जैसे कहते हैं कि अमनियत, जो पूरे इलाकी अमनियत हो, तो उस तरफ अब आज जो वजीर आजम ने एक स्पीच दी है, अब वो सब लोगों ने, मतलब जो मौजूद मेंबर्स हैं, सब ने कबूल तो की है, पर उसका मानी हर एक के लिए अलग है, उसका हदफ हर एक के लिए अलग है। अगर पाकिस्तान वो कहता है कि वी वांट वहां पे पीस एंड सपोर्ट दी जाए, वो इसलिए कहता है कि अगर तालिबान को थोड़ी माली तौर पे सपोर्ट दी जाएगी तो वो थोड़ा सा और कवीतर हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। हिंदुस्तान का जो अपना हदफ है वो अलग है कि हम तरीके से ये ना हो कि कश्मीर में या कहीं और कुछ जैसे पहली दफा जब सोवियत यूनियन के वॉर के बाद खत्म हुए थे तो चेंजेस आए थे, तो उनके हर एक रीजन के हदफ और है, लेकिन सबने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है। तो आप इसमें से ये नहीं कह सकते कि दे आर ऑन द सेम पेज, अभी नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है ताकि वो कि जो भी अफगानिस्तान में होगा वो स्पिल ओवर ना हो। ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है, वो एक खैर ऑब्जर्वर स्टेट है सीएसओ में, लेकिन आप मतलब ये मान के चलें कि अभी इट इज जस्ट वर्ड्स बीइंग सेड, अभी सिर्फ अल्फाज कहे गए हैं, अभी इसका मानी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि, और ये तो बात सही है कि जैसे रूस ने भी कह दिया कि अब लोग पाकिस्तान की बात को थोड़ा बहुत सुन रहे हैं कि हमें तालिबान के तवस्सुत काम करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी मुश्किल आ रही है कि लोग अभी क्रिटिसाइज करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कैप्टन अनिल गौर जी आपके पास आना चाहूंगा। कैप्टन अनिल गौर जी, क्योंकि इससे पहले भी डिबेट में हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो ये पूरे रीजन के लिए, पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम हो जाता है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के हालात तालिबान से नहीं सुधरते, नहीं संभलते, तो फिर आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। सही बात है। देखिए, अफगानिस्तान में जो अब की हालत है वो सूरत हाल है कि तालिबान के अंदर वो एक नहीं बना। आप नॉर्दर्न अलायंस की जो अलग तालिबान पूरा शासनकार है, उसके अंदर देखिए हकानी है, वो लगे हुए हैं अपनी सुप्रीमेसी के लिए, और पाकिस्तान चाहता है कि हकानी की सुप्रीमेसी हो, क्योंकि उनको लगता है कि जो हकानी है वो ज्यादा
कट्टरपंथी हैं, इस बजाय तालिबान जो है, जो दूसरे जो ये ब्रदर ग्रुप वगैरह जो है, जो डिप्लोमेटिक टॉक्स में थे सारे, उनसे। इसीलिए आपने देखा कि ब्रदर को भी साइडलाइन हुआ, ब्रदर की जो आपस में इनकी बातचीत हुई है, जो बहस सारी हुई है, वो इसी बात पे हुई है। क्योंकि जो वहां पे जितनी की पोस्ट हैं, आप देखिए, जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट थे यूनाइटेड नेशंस के, जिनके ऊपर बाउंटी रखी हुई है, वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए हैं, वो दूसरे मिनिस्टर बने हुए हैं, तीसरे मिनिस्टर बने हुए हैं। अब मुश्किल ये हो गया है सारी दुनिया के लिए कि वो किसके, या तो पहले उनको जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं अब उनसे डीलिंग कर लें भाई, क्योंकि अब कोई हालत नहीं है, या फिर दबाव डालें कि भाई ये जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है इनको हटाया जाए। पाकिस्तान की अपनी मंशा है कि वो हक्कानी नेटवर्क को पूरा उधर उसके ऊपर हावी होना चाहता है, क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो ISI है उसकी पकड़ मजबूत रहती है वहां पे। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान को अपनी भी प्रॉब्लम है, वहां पे तहरीके तालिबान है, वो इनके साथ नहीं है, वो पाकिस्तान फौज के साथ लड़ रही है। उसी हिसाब से दूसरे जो गुट हैं जो बीच में, वो आपस में है। अभी हाल ही में आपने देखा, ये काबुल के अंदर रॉकेट फायर हुए दोबारा। अब किसने किया कोई मानता नहीं है कि हमने किया, पर ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि वहां पे स्थिति बड़ी नाजुक है। अभी किसी भी पलड़े को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये पूरे कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो कंट्रोल में नहीं होगा, वहां पे शांति नहीं होगी। आसपास के जितने मुल्क हैं, चाहे वो आप तुर्कमेनिस्तान ले लीजिए, उज्बेकिस्तान ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, हम इन सब के अंदर एक मतलब की एक रहेगा दहशत की, वो रहेगी कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस रीजन में जितने कंट्रीज आते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर खित्ते के किसी एक मुल्क में हालात बेहतर नहीं होते हैं तो उसका असर दूसरे ममालिक पर जरूर पड़ेगा, पड़ोस के ममालिक पर। मैं अखलाक काहन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक काहन साहब, ये बात तो हुई जो हम शंघाई कोऑपरेशन इजलास की बात कर रहे हैं, और इसमें जो वजीर आजम ने जोर दिया, उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदी सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त इस पूरे खित्ते के लिए और दुनिया के लिए। जी, इसमें जो SCO की जो मीटिंग हुई है, इसमें 3 बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना कंसर्न दिया इसके हवाले से, और कि इससे जो है एक रेडिकलाइजेशन का खतरा है, और ये कंसर्न जाहिर है जैसा कि सचदेवा जी ने इशारा किया कश्मीर के हवाले से है, और दूसरे ये कि दूसरे इलाकों में भी है। अगरचे तालिबान के जो लीडर्स हैं उन्होंने बयानात दिए कि हमारा जो हमारी जमीन से किसी को इस हवाले से कोई सपोर्ट नहीं होगा। एक तो ये बात हुई, लेकिन दूसरी जो चीज है वो जो एक चीज देखने में आई, बावजूद इसके कि बहुत सारे मसाइल पे हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है और इस बुनियाद पे इख्तलाफ होता है, लेकिन सारे मुल्कों ने तकरीबन मुत्तहिदा तौर पे ये कहा कि जो मौजूदा अफगानिस्तान है उसको सपोर्ट करना है, उसको रीबिल्ड करने के लिए। ये एक बात पे तकरीबन सारे लोग किसी न किसी शक्ल में मुत्तहिद नजर आए। तीसरी जो चीज हुई है वो कि जो अफगानिस्तान से ही कहीं ना कहीं और वहाँ के मौजूदा हालात से इंस्पायर्ड है, वो है ईरान को परमानेंट मेंबर की शक्ल में SCO में दाखिल करना। बिल्कुल। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक जो मुल्क जो है उसकी मुखालफत करता था और वीटो कर देता था हमेशा उसकी मेंबरशिप को, वो खुद ताजिकिस्तान था। और उसका इल्जाम ये था कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं उसके शुरुआती दिनों में जो रिबल्स थे उसमें वो सपोर्ट था। ये इल्जाम, इस इल्जाम की बुनियाद पे ताजिकिस्तान करता रहा। लेकिन मौजूदा जमाने में जो पंशीर के हालात हुए और उसमें जिस तरह से ईरान ने प्रो ताजिक और प्रो पंशीर जो स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि ये वजह हुई है जिसकी बिना पे ताजिकिस्तान और ईरान करीब आए हैं और फाइनली जो है ईरान एक परमानेंट मेंबर के तौर पे शामिल हुआ है। तो ये एक चीज, 3 बातें मुझे लगती हैं कि इस हवाले से बहुत अहम है। बाकी ये है कि खुद
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान पहले नहीं गए थे, उनका जाना नहीं था, फिर अचानक वो दोशंबे पहुंचे और उन्होंने जाके ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और बाकी चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ी तब्दीली है जिस तरह के खित्ते में हालात हैं, और वैसे में पाकिस्तान ईरान की मुलाकात होना और एससीओ का इजलास होना, तो ऐसे में ये एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुहेल काज़मी साहब, पैनलिस्ट ने जो इस इजलास के बारे में अलग अलग जो अपना तज्जिया किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस इजलास से एक चीज तो ये निकलकर बिल्कुल साफ तौर से आई कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर रीजन और खित्ते के जितने ममालिक हैं वो सब कहीं ना कहीं अपना नफा और नुकसान देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक, जैसे इन्होंने कहा, पहले भी कहा प्रोफेसर साहब ने भी, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, कि हर कंट्री अफगानिस्तान के साथ जुड़ के पहले अपना मफाद देखना चाहती है कि उनका फायदा क्या होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, और खासकर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जो है बड़ा सेंसिटिव स्टेट रहा शुरू से। तो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को बॉयल करने की कोशिश करता है, वो अपना फायदा देखता है, और इसीलिए उन्होंने शिरकत की और ईरान के साथ जुड़ के। उसी तरह अगर आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा, वो देखिए उन्होंने काफी दिन चुप्पी रखी, और हमारे प्रधानमंत्री ने जो आज बात की वो बिल्कुल सच्चाई पे बिमना है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन जो है वो उनका मेन मौकफ रहेगा, उसमें कोई उनकी चेंज आई नहीं है, और उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज दिख नहीं रही है। मैं ये समझता था कि अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान ने टेक ओवर करने के बाद बेहतर होता कि थोड़ी देर वो अपनी कंट्री को मजबूत करने में लगाते, अपनी ह्यूमन राइट वायलेशंस को कटेल करने में लगाते, वुमेन्स राइट्स को इंप्रूव करते, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा देखते। लगता यही था शुरू में, लेकिन जैसे अब दिन बढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई चीज वहां इंप्रूवमेंट उस तरह से दिख नहीं रही है, बनिस्बत ये कि वो भी अपना फायदा चाहता है और अपनी जो पावर है उसका डिस्प्ले करना चाहता है। समझ किसी भी कंट्री को नहीं है कि अफगानिस्तान किस तरफ चलेगा, लेकिन अब वो साथ दे चुके हैं और उनके साथ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है। अब वो भी ढूंढ रहे हैं कि फायदा और नुकसान क्या है। तो आने वाले दिन मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी तरह इलेबोरेट करेंगे, लेकिन जो इंडिया का स्टैंड है वो बड़ा क्लियर और वाजिया है, और मुझे लगता है उसको मैक्सिमम कंट्रीज ने अप्रूव किया है, क्योंकि बीमारी जिस घर में होती है उस घर को पहले उस बीमारी को ठीक करना है, तभी उस बीमारी का नुकसान बाकी मुल्कों को ना हो, बाकी नेबर्स को ना हो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी पे एम्फेसाइज प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म ने इसी बात पर जोर दिया कि शिद्दत पसंदी, बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी इस तरह के जो मर्ज हैं पहले इसका इलाज ढूंढा जाए और उसके बाद की तमाम बातें हैं। मैं मानव सचदेवा जी आपके पास आना चाहूंगा। मानव सचदेवा जी, एससीओ के आज के इजलास में जो बयान इमरान खान की तरफ या शी जिनपिंग की तरफ से जो बयान आया, इनके बयानात से चीन या पाकिस्तान की जो नीयत है अफगानिस्तान को लेकर उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और चीन वो तो अब कई माह पहले से एक तरीके से तालिबान से एक करारदाद कर चुके थे कि हम आपको सपोर्ट देंगे, आप अगर दाखिल हुकूमत होंगे या आपकी ही हुकूमत होगी, हम आपको, जैसे चीन ने कह दिया इक्तिसादी और माली तौर पे हम आपको सपोर्ट देंगे, और पाकिस्तान ने तो हर तरीके से उनका नैरेटिव कंट्रोल किया है। जैसे अगर आप दुनिया में देखें, इमरान खान का एक ही हदफ है इस वक्त कि उनको बताएं कि आप इन पे सैंक्शंस मत करें, आप इनको रिकग्निशन अवॉइड ना करें, आप इन पे प्रेशर ना पाएं, प्रेशर 20 साल से काम नहीं किए, आप इन्हें अमनियत और सुलह के नाम पे आप इन्हें सपोर्ट दें, आप इनको पैसे भेजें, आप इनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अवॉइड करें। तो उनका एक शुरू से ही एक स्कीम बन चुकी थी कि हाउ डू वी क्रिएट मतलब स्ट्रेंथ फॉर दिस रेजिम। तो उसमें ये मसाइल ये है कि अब आप आगे देखेंगे तो मैं अब एक हिदायत या एक एडवाइस अपनी हुकूमत हिंद को भी देना चाहूंगा कि अपने जैसे अगर अफगानान को एक काफी देर तक
इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट तो हमने बहुत दी, $3 बिलियन की दी है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द पार्लियामेंट, सलमा दाम, बहुत चीजें की हैं वहां से, हमने सब पूरे मुमलकात में देखा है कहाँ की है। लेकिन आई फील इन दिस मोमेंट वी आर, मतलब जो अफगान हैं जिनको वीजा की जरूरत है इस वक्त, एक इमरजेंसी वीजा ऑन तो मतलब एक अनाउंसमेंट कर दी गई है, पर अभी तक मेरे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा। तो आई थिंक पीपल टू पीपल हमें नहीं भूलना चाहिए, वहां से हमारी स्ट्रेंथ बनती है इंडिया एंड अफगानिस्तान की, जो विच वाज मतलब बेसिस फॉर इट। और रही बात एससीओ की, आप थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि एससीओ इज अ रशिया प्लस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रूस जमा ये सेंट्रल एशिया, जो अगर हम आके कह दें कि हाँ इनसे हम, जैसे वजीर आजम ने कहा, इनसे हम इस्लाम सीखें, नहीं साहब, अब हमारा जो साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का इस्लाम है वो अलग है सेंट्रल एशिया से, और इनसे इनका तो एक मतलब फरहंगी तौर पे, कल्चरली तौर पे मतलब है। तो आप उस, आई एम स्लाइटली मतलब डिसएग्रीइंग विद द प्राइम मिनिस्टर कि आप उस लेवल पे ना करें, ठीक है, यू कैन स्पीक अबाउट एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी, पर आप उसको इक्वेट ना करें, अब वो इक्वेशन हमारे मतलब मुल्क में सही नहीं बैठेगी। तो जस्ट इतना मैं कहना चाहता था। बिल्कुल, यानी जाहिर सी बात है, और हिंदुस्तान इससे पहले भी अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ करता रहा है। पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे अफगानिस्तान से रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब अब वहां पर लीडरशिप बदली है, वहां पर सरकार बदली, तो हिंदुस्तान को भी तशवीशमंद होना, फिक्रमंद होना एक तरह से लाजमी है। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि एक चेन बनी हुई, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि इन स्टेबिलिटी अगर होगी तो उससे हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे, सबसे पहले इसी पर एक तरह से फोकस करना होगा पूरे रीजन को, जितने भी कंट्रीज हैं? अबू जी बात बिल्कुल सही कही प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पहले ये है अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाए, तो अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज होगा, आप देखिए जैसे तालिबान ने जो उधर उसके ऊपर हुकूमत के उन्होंने ली, तो किस हिसाब से ईरान की तरफ, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की तरफ और इवन भारत की तरफ जो है रिफ्यूजी आने शुरू हो गए। जब एयरपोर्ट बंद हुआ तो लोग ईरान की तरफ पैदल निकल गए। तो ये चीज जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अब इनके अंदर देखिए जो रिफ्यूजी है उसके अंदर शनाख्त करना कि ये रिफ्यूजी कौन सा है, क्या है, ये बड़ा मुश्किल है। आपने देखा पीछे जब सीरिया के उधर से भी जब जो रिफ्यूजी थे, जब ये यूरोपियन कंट्रीज ने लिए, अब उनके बीच में थे जो उधर के जो आईएसआईएस के मेंबर थे, और अब क्या हाल हो रहा है उन कंट्रीज के अंदर। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि जब यहाँ पे पहले जो अफगानिस्तान है उसको स्टेबलाइज किया जाए। अब स्टेबलाइजेशन के लिए देखिए, जब तक तालिबान अपने आप को बदलेगा नहीं, ये स्टेबलाइज होगा नहीं। अगर आप उसी हिसाब से चलते रहेंगे, आप वो वहाबी जो इस्लाम है और वो शहरियत वाला इस्लाम वहां करेंगे, तो मेरे को लगता नहीं है ये स्टेबलाइज होगा। हमारे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, और मैं यहाँ पे मानव जी से मैं मानता, हमारा जो एशियन जो इस्लाम है वो दूसरे तरीके का है, वो इस तरीके का नहीं है। और जो वहाबी इस्लाम है, जो सीरिया वगैरह मिडिल ईस्ट से जो चला है, वो है ये जिहादी इस्लाम। और वो अगर तालिबान अगर वहां पे करेगा, तो वहां पे अफगानिस्तान कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा, चाहे आप जितना मर्जी पैसा दे दीजिए उधर, चाहे आप जितना मर्जी कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर 20 साल अमेरिका ने इतने $बिलियन वहां पे दिए, सब कुछ करने के बावजूद, तो नहीं सोच रहा, क्योंकि जो बेसिक चीज है, जब तक आप ह्यूमन राइट, जैसे कादमी साहब ने कहा, ह्यूमन राइट्स, औरतों के लिए जो हकूक है, उनकी स्टडीज वगैरह सारा कुछ जो है, जिस हिसाब से अफगानिस्तान 70s के अंदर होता था, जब तक आप उस हिसाब से नहीं करेंगे, अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं होगा। और अफगानिस्तान बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तालिबान ने जो दावे शुरू में किए थे, लेकिन वो दावे अब हकीकी तौर पर या जमीनी तौर पर एक तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे वो खवातीन की हम बात कर लें, चाहे वो लड़कियों की तालीम की बात कर लें, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, तो इस पर भी एक तरह से तालिबान को खरा उतरना होगा। मैं प्रोफेसर अखलाक खान जी आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक खान साहब, अगर एससीओ की बात करते हैं तो इसमें रशिया, चीन, हिंदुस्तान ये बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और इनमें रशिया का आज का जो रिएक्शन है आप उसे देख लीजिए कि रूस ये मानता है कि मुज़ाकरात का तालिबान से एक रास्ता खोलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जी, ये बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि जो बातें मजहब के हवाले से आ रही हैं, इस्लाम या मॉडरेट इस्लाम, और वहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं। जो इस्लाम हमारे मुल्क का है, सब कॉन्टिनेंट का है, वही
अफगानिस्तान का है। तो और ये सारे कंसर्न जो है जो बाकी चीजों का है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स का है, वो सारे मुल्कों का है। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स है जो रशिया का है कि भाई हमारा इंगेजमेंट है वो डिप्लोमेटिक है, हमारा बाकी चीजों से आप कैसे जीते हैं कैसे रहते हैं वो नहीं है। तो ये सही है कि वो डिप्लोमेटिक लेवल पे इंगेज करने की बात कर रहे हैं और उनसे एश्योरेंस ले रहे हैं कि भाई आप की मदाखलत जो है या आपका जो भी आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं वो हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। बाकी तिजारत करना है, डिप्लोमेसी करनी है और ये रिलेशंस बनाने हैं या जो है उसके रीबिल्ड करने में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी चीजें वो उस लेवल पे काम करना चाहिए। और उज़्बेकिस्तान का भी मैंने देखा कि पहले उज़्बेकिस्तान बड़ा कंसर्न था, उसने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे और उसके प्रेसिडेंट ने आज डिमांड किया खुद यूएस से कि इसके जो पैसे फ्रीज किए गए हैं वो वापस किए जाए, बहाल किया जाए। तो ये और खुद यूएनओ में देखा गया, तो ये चीज अच्छी है और तभी ये मुझे लगता है कि उनको डेवलपमेंट के कामों में इंगेज करने और डिप्लोमेटिक लेवल पे इंगेज करना मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उनको दूसरी तरह के लेक्चर्स दें, तो वो बैकफायर कर सकता है और उससे बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। मैं सुहेल काज़मी जी, जो बात अखलाक खान साहब कर रहे थे इसी के आगे हम बात करें कि क्या आपको नहीं लगता है कि अब तालिबान जब इक़्तिदार में आ गए हैं तो अब उनकी लीडरशिप को आजमाना चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए। अब जो बात आज एससीओ इजलास में हुई कि तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ करना चाहता हूं कि अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी और जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के ममालिक हैं और खासकर वो ममालिक जो अपने मुल्क को जमहूरियत की डगर पे अच्छी तरह नहीं चला पाते या एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस को अच्छी तरह नहीं चला पाते, अमूमन देखा गया है वो इस्लाम, रेडिकलाइजेशन, जमात और शरिया लॉज को पे बात करते हैं और मुल्क को गलत इंटरप्रिटेशन से इस्लाम की आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर मुस्लिम ममालिक से जितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा एड लेने की कोशिश करते हैं, उस तरह मुल्क चलाते हैं। ना उन मुल्कों में कभी जमहूरियत पनपी है, ना उन मुल्कों में कभी उन लोगों के बीच में विश्वास जागा है, ना अपने मुल्क के तहीं वो जो जिसको हम बोलते हैं जज्बा वो हुआ है। वही टेस्टिंग पीरियड इस वक्त अफगानिस्तान के पास दोबारा आया है 20 साल बाद। उम्मीद यही है कि बेहतरी की तरफ चले, लेकिन जो चीजें आपके बेस में होती है, जिस इमारत की जैसी बुनियाद होती है, अगर तो उसको आप मजबूत करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब एक तरह से दोबारा वो एक शुरुआत हो रही है, एक नई इनिंग्स है तालिबान की, और इसमें अगर वो दुनिया का एतमाद हासिल करते हैं और दुनिया से ज्यादा अगर वो खित्ते और इसके अलावा अफगानियों का अगर एतमाद हासिल करते हैं, उनका भरोसा हासिल करते हैं, तभी एक तरह से बात बनेगी। और क्योंकि ये एक शुरुआत है और यहीं से अब उन्हें पटरी पर रहना होगा। अगर पटरी से उतरेंगे तो फिर तमाम चीजें एक तरह से गड़बड़ हो जाएंगी जो 20 साल पहले हुई थी। तो ऐसे में अब यहां से तालिबान जब नई शुरुआत एक आगाज है तो यहां पर उन्हें तमाम चीजों पर एक तरह से जो बातें वो पहले कह रहे थे उसी पर एक तरह से अमल करके दिखाना होगा और पूरी दुनिया और अफगान अवाम का भरोसा जीतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, कैप्टन अनिल गौड़ जी, प्रोफेसर अखलाक आहन साहब और मानव सचदेवा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।